148 का टारगेट मिलता है कोलकाता नाइट राइडर्स को एंड उन्होंने बिल्कुल इसे एक वॉक इन द पार्क ही बना दिया बिकॉज लगा नहीं कहीं भी कि मुंबई इंडियंस इस मैच में आएगी। भले ही अर्ली विकेट्स मिलते हैं, रहाणे आउट हुए, फिन एलन भी आउट हुए। रहाणे को तो अच्छी स्टार्ट भी मिली थी बिकॉज उन्होंने 4 चौके लगाए, ठीक है, लेकिन आउट हो जाते हैं। आज क्लास शो करी मनीष पांडे ने, क्लासिक जैसे एवरग्रीन हमेशा वो थे, बहुत ही अच्छी तरीके से एंकर किया। देखिए स्ट्राइक रेट की बातें बहुत होती हैं, लेकिन इस टाइप के मैचेस में जब आपको 148 ही चेज़ करना है, यहाँ पे स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है कि आप इनिंग्स बड़ी खेलें, चाहे 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट एकदम इस पोजीशन पे मैच को ला दें कि वो ख़त्म ही हो जाए। वो इंश्योर किया मनीष पांडे ने बिकॉज अगर वहाँ पे भी विकेट्स आते तो नीचे शायद गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका साथ बहुत अच्छे तरीके से दिया रोमन पॉल ने एंड देन फिर तो कुछ बचा ही नहीं था एंड मैच आके रिंकू सिंह ख़त्म कर देते हैं। बहुत इजी विन रही केकेआर के लिए बिकॉज अर्ली उनके भी बॉलर्स ने बिल्कुल ज़्यादा टारगेट दिया नहीं उन्हें। केकेआर अभी भी इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ज़िंदा है बिकॉज अगर वो अपना आखिरी मैच जीतते हैं तो बहुत बहुत अच्छा चांस है कि वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़े बहुत सिनेरियोज़ हैं, उन्हें वेट करना पड़ेगा पंजाब को हारने का, या पंजाब अगर जीतती भी है तो वो सोचेंगे ज़्यादा मार्जिन से ना जीते बिकॉज केकेआर एंड पंजाब के रन रेट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पंजाब का 0.2 है एंड कोलकाता का 0.01 है, तो 0.1 डेसिबल का डिफरेंस है, जो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि अगर आप थोड़े भी मार्जिन से जीते तो कवर कर सकते हैं, पॉसिबल है। एंड जिस तरीके का पंजाब का फॉर्म चल रहा है, केकेआर तो होप करेगी कि पंजाब अपना मैच हार ही जाए लखनऊ सुपर जायंट्स से, जो पॉसिबल है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब तभी होगा जब राजस्थान अपना आखिरी मैच हार दिए। 3 टीम के फेट्स राजस्थान के हाथ में है। उनका फेट खुद के हाथ में है राजस्थान का, राजस्थान के हाथ में पंजाब का भी फेट है एंड राजस्थान ये भी डिसाइड करेगी कि कोलकाता क्या करती है आगे। चेन्नई का तो कोई चांस अब बचता नहीं है, वो बिल्कुल फालतू बातें सोचने के लिए वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की बिकॉज टूर्नामेंट स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, शायद 6 में से 6 मैच हार चुके थे स्टार्टिंग में। सो टूर्नामेंट आपका बहुत ही ख़राब जा रहा रहता है, लेकिन आपने थिंग्स को टर्न अराउंड किया, एवेंचुअली फॉर्म किक इन किया लोगों का, आपने मोमेंटम चेंज करा, टीम का मोरल हाई हुआ एंड अब एक यूनिट की तरह केकेआर खेल रहा है बिकॉज इतने ज़्यादा स्टार प्लेयर्स नहीं हैं केकेआर में, लेकिन परफॉर्मेंस आज आ रही है। इतना सब होने के बाद भी, मतलब जब वो 9-10 पे बिल्कुल रोटेट कर रहे थे एक टाइम पे पॉइंट टेबल में, ये सोचना कि बिल्कुल इतने प्लेऑफ के रेस के जब ख़त्म होने वाले हैं 14 मैचेस, अभी भी वो अलाइव हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर अपना आखिरी मैच जीतते हैं तो लास्ट डे जब राजस्थान का मैच होगा तब तक भी वो अलाइव रहेंगे। सो केकेआर की तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है एंड एक मोमेंटम तो पकड़ लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कैमरन ग्रीन, द बॉय विद द गोल्डन प्राइस टैग, आज उन्होंने फाइनली परफॉर्म कर ही दिया है एंड बहुत अच्छी स्टार्ट दी। एक ही ओवर में उन्होंने रैन रिकल्टन का भी विकेट लिया एंड नमनधीर को भी चलता करा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा ब्लो दे देते हैं टीम को, अपने अपोजिशन को, देन वो मैच में रहते नहीं है, बिल्कुल एक कैचअप वाला गेम ही खेलते रहते हैं एंड वही मुंबई कर रही थी बाद में। सो बहुत अच्छी बॉलिंग करी। मतलब देखिए बात होगी उस एज की, मिस्टर आकाश चोपड़ा भी बोल रहे थे कि क्या वो नमनधीर का जो एज लगा उसमें बॉल शैडो दिख रही थी बैट से। जब तक अगर बॉल बैट पे शैडो आ रही है बॉल की, तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉल और बैट के बीच में गैप है कि नहीं है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना सब यार आपके और मेरे बारे में सोचना नहीं है बिकॉज अंपायर को भी तो कुछ जॉब है ना उनकी। अब अंपायर पे छोड़ देते हैं, वो देख रहे हैं एज आया। अब बोल रहे थे कि वो थोड़ा सा पहले आ चुका है बैट से लगने से पहले, मे बी अल्ट्रासाउंड जो वो है वो बिल्कुल अल्ट्रा एज जो है इतना एक्यूरेट भी नहीं है, मतलब मे बी मिली सेकेंड का डिफरेंस आया हो, लेकिन हाँ अब देखिए उसकी क्या बात करें। विकेट मिले उन्हें आज, कैमरन ग्रीन ने परफॉर्म करा, 2 विकेट निकाले एंड बहुत अच्छी बात ये रही आज की कैच पकड़ा उन्होंने। जिस तरीके की फील्डिंग रही है इस सीज़न आईपीएल की, मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है और टीमों के लिए, लेकिन केकेआर ने आज, कैमरन ग्रीन ने खासकर जो कैच पकड़ा रोहित शर्मा का, एंड एक ऑस्ट्रेलियन पीछे भागते हुए बॉल पे रोहित शर्मा का कैच ले ले, ये तो होता ही है, कभी छोड़ते नहीं हैं ये ऑस्ट्रेलियन ये वाले कैचेस, सैड टू थिंक ऑफ। लेकिन हाँ अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच पकड़ा, बहुत दूर भागे एंड डिस्टेंस कवर करा आज कैमरन ग्रीन ने वो कैच पकड़ने में, बहुत इंप्रेसिव है। सही टाइम पे क्लिक कर रहे हैं एंड
रिटेंशन के लिए अपने आप को बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि भाई मैं भी रहूँगा अगले सीज़न, देख लीजिए आप। बहुत ही अजीब मोमेंट हुआ जब तिलक वर्मा का कैच उठा था वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में। बॉल तो बहुत ऊपर जा चुकी थी, बहुत टाइम भी था कैच पकड़ने के लिए, लेकिन कोलिजन हो जाता है भाई वरुण चक्रवर्ती एंड अंकुश रघुवंशी के बीच में। मैं कहूँगा कि ये कैच था तो वरुण चक्रवर्ती का ही, बिकॉज बॉल ऑलमोस्ट बॉलर के एरिया में थी, बॉलर के क्रीज के आसपास थी, थोड़ा ये ऑफ साइड में। तो बात करें तो बहुत दूर से भग के आए रघुवंशी, मतलब सीधा भी कैच था, ऐसा भी नहीं था कि कोई उल्टा था, भागना था, एंड पकड़ सकते थे, ईजिली पकड़ भी लिया था ये कैच वरुण चक्रवर्ती ने। लेकिन आते हैं वो, एक तो इतने तेज़ भागते हुए आ रहे थे अंकुश, लेकिन भिड़ जाते हैं उनसे, दोनों का कोलिजन होता है, अच्छा खासा कैच ड्रॉप हो जाता है जो उस समय हो सकता था। लेकिन मैच को बाद में देखते हुए ये इतना हर्ट नहीं किया, बिकॉज इतना स्कोर तो बना ही नहीं पाती मुंबई इंडियंस। लेकिन हाँ, इस टाइप के मोमेंट्स में कैच यूजुअली बॉलर का ही होता है, बिकॉज आपके सामने ही बॉल आ रही है यार, मतलब पकड़ लेना चाहिए, विकेट कीपर को इतना दूर भाग के नहीं आना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, मैच जीत गई कि यार, वो इंपॉर्टेंट है। आज कलेक्टिवली बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही कोलकाता की, बिकॉज आते हैं दुबे, वो आउट करते हैं रोहित को, सूर्या को, उसके बाद आते हैं कार्तिक त्यागी भी विकेट ले लेते हैं, चहर का एंड तिलक वर्मा का, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एवरग्रीन सुनील नरेन। क्या बॉलिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। 4 ओवर में 13 रन देना, 1 विकेट भी लिया, क्या इकनॉमी है ये, 4 ओवर में 13 रन, 3 पॉइंट समथिंग की, अनबिलीवेबल मैन। मतलब कब से खेले ही जा रहे हैं, 200 मैचेस हो चुके हैं उनके, कोई भी उन्हें पढ़ना नहीं चाह रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहा है। अंडर 7 इकनॉमी है उनके पूरे IPL करियर की, बहुत ही इंप्रेसिव है यार। मतलब बहुत कब से देख रहा हूँ मैं, तो जब से बच्चा था तब से देख रहा हूँ। एंड सुनील नरेन तब भी परफॉर्म कर रहे थे, अभी परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सीज़न भी परफॉर्म कर रहे होंगे, बिकॉज कहीं भी उनके एजिंग के साइन तो देख नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड टाइम के साथ अपने आप को एवॉल्व भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस लाते रहते हैं, बिल्कुल गेम में बने रहते हैं, बैट्समैन को रीड करते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है कि एंटिसिपेट कर लेते हैं पहले ही कि बैट्समैन अब क्या करने वाला है। अगर मैंने उन्हें पिछली बॉल में ट्रबल करा है, तो बैट्समैन अब अगले बॉल पे क्या उम्मीद कर रहा है मुझसे। सो सुनील नरेन, वेरी वेल डन। एंड कोलकाता की बॉलिंग ने आज ऑलमोस्ट मैच वन साइडेड ही बना दिया था। कॉर्बिन बॉश ने बिल्कुल दिया एंड में टोटल कुछ फाइट करने के लिए, बिकॉज 32 रन बनाए कुछ 16 बॉल में उन्होंने, एंड चलिए कुछ तो दिया फाइट करने के लिए। टोटल लगाया 147, जो मुंबई के बॉलर्स देख के कुछ ना कुछ बॉलिंग कर सकते थे, प्लान ला सकते थे। बात करें तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या की, सो यार तिलक वर्मा क्या बोलूँ, 20 रन 32 बॉल में, 60 कुछ का स्ट्राइक रेट, नॉट एक्सेप्टेबल। अब इतना उन्हें क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन तो सच में बहुत ही ख़राब हो गई थी। 40 रन पे 4 विकेट, ठीक है, मतलब अब कह सकते थे कि वो थोड़ी और अच्छी बैटिंग कर सकते थे, मे बी थोड़े ज़्यादा रन बना सकते थे। लेकिन जब इतने प्रेशर में आप आते हैं, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अपना विकेट भी ना थ्रो करें। यूजुअली मैं इस बात में मानता नहीं हूँ कि विकेट्स गिरे हैं तो आपको बिल्कुल शेल में चले जाना चाहिए, लेकिन अब 40 पे 4 के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉलर से। तो मे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हाँ, ये हुआ नहीं आज। तिलक वर्मा खुद डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन देखिए इस सीज़न में अच्छे फॉर्म में ही हैं, सो मे बी नेक्स्ट सीज़न परफॉर्म करते हैं। इंडिया के लिए तो अच्छा ही खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी 26 रन बनाए 27 बॉल में, अब क्या बोलें यार। अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में आए थे दोनों, एंड ये अनबायस्ड ही ओपिनियन है, बिकॉज आप कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ ये करते हैं तो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होता। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग कर रहे थे तो 4 विकेट नहीं गिर चुके थे 40 रन पे, बहुत ही अलग सिचुएशन थी वो। सो हाँ, तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या ओवरऑल कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बिकॉज टॉप ऑर्डर ने तो आज किया ही नहीं। तिलक अपने, सूर्य कुमार, रोहित, रिकल्टन, मतलब क्या कुछ नहीं किया आज किसी ने। सो कुछ फाइट करने के लिए टोटल लगता है किसी तरह मुंबई पहुंच जाती है, लेकिन इसी तरीके का सीज़न रहा है मुंबई इंडियंस का। क्या बात करें उनकी, बिकॉज ना बैटिंग से परफॉर्मेंस आ रही है ना बॉलिंग से। एक हाथ मैच में मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाता है। तिलक वर्मा बिल्कुल वन साइडेड मैचेस जिता देते हैं तो ठीक है, वरना कुछ ऐसे यूनिट की तरह तो मुंबई इंडियंस नहीं खेल रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट वुड बी रियली वरीड अबाउट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दिस सीज़न, पिछले सीज़न में भी यही हो रहा था।
उसके पहले भी यही हो रहा था। मतलब एक यूनिट की तरह खेल नहीं रहा है मुंबई इंडियंस। अब क्या उनके ड्रेसिंग रूम में टॉक्स हैं भाई, कभी हार्दिक पांड्या किसी को अनफॉलो कर देते हैं, मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर देते हैं। जो भी है उन्हें सॉर्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस तरीके की टीम को ऊपर रहना चाहिए टेबल पे। जिस पोजीशन पे है वहाँ तो डिज़र्व नहीं करते जितने अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं उनके पास। ऑन शीट पहले लग रहा था कि मुंबई इंडियंस क्या टीम है, हर किसी की पिक्स में टॉप 4 में थी मुंबई इंडियंस, लेकिन टूर्नामेंट ने बिल्कुल ही सब कुछ अलग प्रूव करा है। सो मैं अगर मुंबई इंडियंस के कैंप में होता तो देखता यार क्या प्रॉब्लम है, प्लेयर्स के बीच में कुछ आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगर नहीं बैठ रहे हैं कलेक्टिवली टीम में, देन यू हैव टू टेक देम आउट। हार्श कॉल्स ना इफ़ यू वांट टू विन, अदरवाइज कोई बात नहीं है भाई, आते रहो यही 9-10 पे चलता रहेगा टूर्नामेंट, कोई आपसे कुछ बोलेगा नहीं। बात कर लेते हैं आज के मैच की, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सो चेन्नई सुपर किंग्स टेक्निकली आउट नहीं हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है उनका प्लेऑफ्स में आना। लेकिन गुजरात के पास सब कुछ है खेलने के लिए। गुजरात के पास टॉप 2 पोजीशन अपनी कंफर्म करनी है, बिकॉज हैदराबाद एंड दोनों अपने आरसीबी भी बनी हुई है उस दौड़ में, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी तो टॉप 1 में आ ही जाएगी। देन एक स्पॉट बचता है कि या तो गुजरात टाइटंस लेगी वो, या सनराइज़र हैदराबाद लेती है। सो देखना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस अपने होम टाउन में खेल रहे हैं, वहाँ पे अनडिफीटेबली लगे हैं इस सीज़न, बिकॉज बहुत अच्छी बॉलिंग करती है अपने सिराज, रबाड़ा, राशिद खान, मतलब एंड स्पेशली जो एडिशन हुआ है जेसन होल्डर का, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड इम्पैक्ट में भी आ जाते हैं, क्या बॉलिंग है यार, भूल ही गया था मैं, प्रसिद्ध कृष्णा। इम्प्रेसिव बॉलिंग है गुजरात टाइटंस की। बहुत मुश्किल होगा चेन्नई के लिए मैच जीतना, मतलब वैसे ही कुछ बचा नहीं है उनकी टीम में। चेन्नई जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, लगता है संजू सैमसन आउट हुए तो कुछ होने ही नहीं वाला है। एक मैच में उर्विल पटेल की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाती है, लेकिन बाकी तो कलेक्टिवली परफॉर्मेंस आ नहीं रही है मिडिल ऑर्डर से भी, ना शिवम दुबे से। सो फेवरेट होंगे गुजरात टाइटंस ही जीतने के लिए। अब गुजरात टाइटंस ये सोचेंगे कि क्या थोड़ा बहुत मार्जिन से हम चेन्नई सुपर किंग्स को हरा सकते हैं, बिकॉज उससे वो बिल्कुल हैदराबाद से एज ले लेंगे। एंड भले ही हैदराबाद अपना लास्ट मैच जीतता है नहीं जीतता है, सो टॉप 2 में फिर गुजरात बनी रहेगी। देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी के साथ कौन खेलता है क्वालिफायर 1 धर्मशाला में।